सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। सो गाइज एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस केवल आपके इसी एग्जाम के लिए नहीं, जब तक आपका नाता केमिस्ट्री से रहेगा तब तक ये सारे पॉइंट काम में आने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगी इनके थ्रू, राइट। सो आई होप आप बहुत ही अटेंशन पे करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। देखिए ओके, नंबर वन चीज़ कि भाई मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं, है ना। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको उठा करके देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मेटल से। मेटल क्या होता है गाइस, हम मेटल को समझने के लिए या नॉन मेटल को समझने के लिए किसी एक ही पॉइंट का सहारा लेकर के नहीं समझ सकते, नहीं उसकी इमेज बना सकते। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। सो हम लोग एक एक पॉइंट की बात करते हैं। नंबर वन चीज़ गाइस, आप एक चीज़ देखते होंगे, अगर क्या देखते हैं कि जो मेटल्स हुआ करते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप की स्पेशल जो होती है वो शाइनिंग हुआ करती है। और ये जो स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, इस प्रॉपर्टी को मेटल की हम लोग बोलते हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं गाइस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और हम लोग बोल सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टर। तो गाइज आप एक चीज़ देखिए, जो मेटल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की जो चमक हुआ करती है। आप देखेंगे अपने आसपास में जितने मेटल्स पड़े हुए हैं यहाँ, उनमें एक स्पेशल टाइप की चमक होती है, शाइनिंग कर रहे होते हैं वो। तो गाइज वो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लस्टर, राइट। एक पॉइंट। नंबर टू ये हम लोग बात करें कि गाइज जो मेटल हुआ करते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड। अरे अपने आसपास में देखो, उठा करके जल्दी, आयरन कहीं देखो पड़ा होगा, है ना, तो कितना हार्ड है। तो गाइस मेटल जो जनरली एट द रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर ये कैसे हुआ करते हैं, सॉलिड हुआ करते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 2। एंड नंबर 3 पॉइंट गाइस क्या है कि ये जो मेटल हुआ करते हैं ना, मेटल की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बोला अभी हार्ड होते हैं न, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटल की जो एक ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर आपने मेटल को पीटना स्टार्ट किया, हैमरिंग उसके स्टार्ट की, तो क्या होता है, तो वो टूटते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, वो सीट ऐसे, सीट का मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, एक्सपेंड होने लगते हैं। तो गाइस ये जो एक्सपेंड होना, आई मीन हम लोग इसको इन अदर वर्ड बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि मेटल्स कैन बी कन्वर्ट, लेट्स सी, मेटल कैन बी convert into thin sheet में ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी होती है गाइस कि जब हम उस पर हैमरिंग करते हैं, उसको पीटते हैं जब हथौड़े से, तो ना टूट करके क्या होता है, एक्सपेंड होता चला जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबल। क्या बोलते हैं इसको, मैलिएबल। गाइस याद रखेंगे इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबल। एंड इन सेम मैनर क्या कि मेटल की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने उसको हीट करके ऐसे खींचना स्टार्ट किया तब भी वो टूटती नहीं है, मेटल तब भी टूटता नहीं है। तो वो क्या होता है, वो वायर में कन्वर्ट होता चला जाता है, वायर बनता चला जाता है। और आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें, वो ये है कि सबसे अच्छा जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, वायर बनाने वाली प्रॉपर्टी, वो वायर बनाने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं गाइस, डक्टाइल नेचर। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। तो ये जो आई मीन वी कैन से मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू
converted into wire, right? And this property is known as, this property is called ductile. क्या बोलते हैं इसको? डक्टाइल। और ये जो डक्टाइल मीन्स वायर बनने की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती है गोल्ड की। किसकी? गोल्ड। जो हम हियरिंग वगैरह लेडीज़ लोग पहनते हैं ना, जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे इतना ज़्यादा इसका होता है कि अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया, वो कितना? ओनली 1 ग्राम। उस 1 ग्राम आयरन के थ्रू आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। सोच लो कितना डक्टाइल पावर का होता है, कितना डक्टाइल नेचर इसका सबसे अच्छा होता है। केवल 1 ग्राम के थ्रू 2 किलोमीटर लंबा वायर कौन बना सकता है? गोल्ड। ठीक है, तो गाइस ये इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड बहुत अभी खत्म नहीं हुई ये बातें, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। और अगर हम लोग और बात करें तो गाइस इसको मैं हटाता हूं और चेक कीजिए आप वो क्या चेक करने वाले हैं, आप लिखते चलेंगे साथ साथ में, आई होप। एंड जो मेटल्स हुआ करते हैं गाइस, ये हीट के, किसके? हीट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या बात हुई? जो आप देखते हैं, आप अपने किचन में जाइए और सारे के सारे बर्तन जो हैं आपके किसके बने हैं? मेटल के। तो मेटल क्या है? इसका मतलब अगर वो गैस पे हम उसको रखते हैं तभी वो नीचे से हीट गेन करता है और उसके अंदर जो दाल है, चावल है, यानी कोई भी सब्जी है, वो तभी तो हीट गेन करती है और मेल्ट होना मीन्स उसको गलाना स्टार्ट कर देती है। तो क्या है? हीट ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब वो हीट के कंडक्टर है। एंड दूसरा चीज इसी में हम लोग बोलें, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अरे मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तभी तो आपका प्रेशर कुकर आपने रखा गैस पे, अब क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ा। अगर उसका टेम्परेचर हाई नहीं होगा तब तो वो खुद ही मेल्ट होगा, नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, है नहीं? तो एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एंड साथ ही साथ में हम बोलेंगे कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? सिल्वर एंड कॉपर। याद करेंगे इस चीज को, नोट करेंगे पॉइंट को, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये गाइस कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे वाह, इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब है? अरे आप अपने आसपास में देखिए, जितने भी आपके घरों में वायर हैं, टीवी को कनेक्ट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट करने के लिए, इवन आप देखते हैं रोड्स पर जो वायर ऊपर लगे हुए होते हैं, पोल के ऊपर से, सब क्या है? मेटल। और उनके थ्रू करंट कंडक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? अगर हम लोग बेस्ट कंडक्टर की बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो सिल्वर क्या हुआ करता है? सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पर। एंड अनदर वन इज आल्सो, वो क्या है कि आप देखिए, आप कोई एक आयरन का टुकड़ा उठा के लाओ, उस पर ऐसे थोड़े से किसी चीज़ से हिट करना स्टार्ट करो, ऐसे उस पर मारना हल्के से, तो क्या होगा? बहुत जोर से साउंड निकलेगी वहाँ से, साउंड प्रोड्यूस होती है। मीन्स मेटल आर प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, ऑन हैमरिंग। जब हम उसको क्या करते हैं? उसको पीटना स्टार्ट करते हैं, उस पर जब स्ट्राइक करते हैं, उसको मारते हैं, तो क्या होता है? उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं?
ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी मेटल की हुआ करती है, इसको क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है। तो गाइज ये तो बात रही, इतनी सारी बातें मैंने कर ली मेटल की। क्या क्या, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। नंबर 1 कि ये कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हुआ करते हैं, ये इन हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर हुआ करता है, एंड नेचर में लस्टर होते हैं, शाइनिंग होती है स्पेशल इनके अंदर, एंड सोनरस पावर होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है मेटल की, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये। ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या आता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या आता है, देखिए अभी हमने आपको ये जो 6-7 पॉइंट बताए हैं ना, इनके जस्ट अपोजिट कर दो, हर किसी में नॉन लगा दो, बात खत्म। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ये अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल की, ध्यान रखेंगे। ये होते हैं नॉन लस्टर, ये नॉन लस्टर होते हैं। नंबर 2, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नंबर, हमने बोला ना कि सबके उल्टी कर देंगे आप, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो, जबकि उनका कैसा हुआ करता था, उनका हुआ करता था हाई हुआ करता था, एंड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हमारा होता है, उस पर क्या होते हैं, आइदर गैस, और या तो ये गैस में एग्जिस्ट करते हैं या सॉलिड में। ठीक है। ओके। उसके बाद हमने ना, और ये नॉन सोनरस होते हैं। ठीक है। इतने सारे पॉइंट हमने जितने भी गाइज उसके पढ़े हैं, ये सब के आगे नॉन लगा देंगे आप। ये कोई भी प्रॉपर्टी मेटल की लाइक सो नहीं करते हैं, सब के सब एकदम जस्ट अपोजिट होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक मेटल वाली प्रॉपर्टी याद कर लेना है और उसी के सब के आगे नॉन लगाते चले जाना है, और वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है किसकी, नॉन मेटल की। ओके। सो गाइज ये रही प्रॉपर्टी इन मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो पॉइंट आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो पॉइंट क्या है, सुनिए और देखिए बहुत अच्छे से। मैं इनको हटाता हूँ, आप नोट करेंगे, साथ साथ में करते चलिए। और वो ये है पॉइंट कि अभी तक हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी तो कंपेयर कर लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इनके। वो एक्सेप्शन क्या है गाइस, नंबर 1 एक्सेप्शन ये है कि मैंने बोला कि जो मेटल होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मैंने बोला मेटल्स आर सॉलिड। अब ये तो बात सुन ली, बट इसको ध्यान से सुनो, बट एक्सेप्ट मरकरी, किसका, एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी होता है जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं, ये गाइस लिक्विड फेस में हुआ करता है, जबकि मेटल होता है। तो नंबर 1 एक्सेप्शन क्या, कि मेटल जनरली मोस्टली सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड, लेकिन मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर कैसा हुआ करता है, लिक्विड हुआ करता है। आई होप आपको याद रहेगा, समझ आ रहा होगा। एंड नंबर 2 पॉइंट, मैंने आपको बोला कि जो मेटल होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, BP एंड MP, राइट। बट सीजियम, CS से डिनोट किया जाता है सीजियम को,
एंड गैलियम। ये दो एलिमेंट, ये दो मेटल होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो हुआ करते हैं। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि सारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं गाइस। तो ये भी एक्सेप्शन का एक पार्ट है। एंड नंबर 3, मैं आपको इतनी देर से चीख करके बोल रहा हूँ कि मेटल जो नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड अब मैंने ये भी बोला आपको कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी एक्सेप्शन यहाँ पर गाइस होता है। और वो क्या होता है, एक बात हम लोग जानते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन एग्जिस्ट करता है अदर फॉर्म में नेचर के अंदर। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म। और जो ईच फॉर्म हम बोलें इसको कि ईच फॉर्म इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसके लिए, एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं गाइस, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो कार्बन तो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड, क्या डायमंड, जैसे ग्रेफाइट, अब सुनिए बात ध्यान से, बस यही सुनिए। ये दोनों क्या है, नॉन मेटल, बिकॉज कार्बन इज आल्सो नॉन मेटल, और ये उसी के एलोट्रॉप्स हैं, तो ये भी नॉन मेटल। लेकिन मैं बोलता रहा अभी तक कि नॉन मेटल जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज हार्डेस्ट। जितने भी मटेरियल अभी तक पता है हमको, वो उन सभी में सबसे हार्डेस्ट हुआ करता है। ये समझ आ रहा है ना। जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझ आ रहा है ना, एक्सेप्शन है। नंबर 2, ग्रेफाइट। मैं बोल रहा हूँ तब से चीख रहा हूँ आपके सामने कि जो ग्रेफाइट होता है, जो नॉन मेटल होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये कैसा होता है, कंडक्टर हुआ करता है। ये कैसा होता है, कंडक्टर होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है। बाकी सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये जो आपके भाई साहब ग्रेफाइट हैं ये होते हैं कंडक्टर। एंड अनदर इस पॉइंट, वो ये है गाइस, हमको हटाना पड़ेगा, वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो गाइस आयोडीन होता है, आयोडीन इज आल्सो नॉन मेटल, बट आयोडीन इज नॉन मेटल बट showing लस्टरिंग प्रॉपर्टी। लस्टरिंग प्रॉपर्टी। तो इतने सारे एक्सेप्शन अगर आपके सामने आ गए, भाई कोई भी चीज़ कहीं पर सेट ही नहीं हो रही है फिक्स, तो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये वाला मेटल, ये वाला नॉन मेटल? थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो गाइज ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एंड ये सारे एक्सेप्शन आपको माइंड में सेट रखने हैं। एंड एक छूटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रोमीन भाई साहब कैसा होता है। मैंने बोला आपको, या तो नॉन मेटल जनरली होते हैं सॉलिड या गैस, लेकिन ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, उसके बाद भी वो लिक्विड फेस में एग्जिस्ट करता है। याद रखेंगे, यहाँ लिखने की जगह नहीं है। ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड फेस में एट द रूम टेम्परेचर, जबकि क्या है वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हैं जो फिक्स नहीं होने दे रहे हैं चीज़ों को, तो हम कैसे समझ पाएँ? दिक्कत की बात है। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हम चलते हैं आगे और चेक करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि गाइस कौन सा वाला एलिमेंट क्या
कंपाउंड बना के दे रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बेस पर थोड़ा और इजी हो जाता है समझना इन चीज़ों को। तो चलते हैं एंड चेक करते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं और ये किस किस के साथ में कैसे कैसे प्रोडक्ट बना करके देते हैं, एंड ये भी पता करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो किस नेचर के होते हैं, राइट। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ सोचिए, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब आप हेडिंग डाल देंगे जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1, जब आपने क्या किया, कोई मेटल लिया और उसको एयर में बर्न करना स्टार्ट किया, मींस हमारा फर्स्ट हेडिंग इसमें आने वाला है ऑन बर्निंग इन एयर। जब हम लोग गाइस मेटल्स को एयर में बर्न, सपोज ये हमारे पास में कोई मेटल है और मैं इसको यहीं खुले एकदम ओपन एटमॉस्फेयर में इसको बर्न करना स्टार्ट कर दूं, इसको हीट देना स्टार्ट कर दूं, तो क्या इफेक्ट होगा इस पर, क्या बनेगा? ये बात तो ये आ रही ना। तो सुनिए बात मेरी ध्यान से, अगर आपके पास कोई मेटल है और आपने उसको जलाना स्टार्ट किया, तो गाइस यहाँ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, तो ये मेटल के साथ में वो आपका ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो उस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया करता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बना देता है? याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल को अगर आपने एयर में बर्न करना स्टार्ट किया तो वो क्या बनाया करता है? मेटल ऑक्साइड। ये तो बात रही वर्डिंग फॉर्म में। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें गाइस, तो देखिए जैसे कॉपर आप ले लो Cu, और इसकी आपने इसको बर्न किया, ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर ली और क्या बनेगा? ये बना देता है कॉपर ऑक्साइड CuO, है ना। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बन जाता है, भाई तो बन रहा है मेटल ऑक्साइड, मेटल है ऑक्साइड है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर हम लोग बात करें ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली, आपने इसको बर्न करना स्टार्ट किया, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है Al2O3। ये कैसे? ये तो समझ आ रहा होगा ना। बैलेंसी देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी हुआ करती है? एल्यूमिनियम की बैलेंसी होती है 3। कितनी? इसकी बैलेंसी कितनी? 3। और ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? 2। तो गाइस हम लोग वही किया करते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया करते हैं। ठीक है, तो Al2 और ये वाला O3 इधर चला जाता है, वही आ गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th में आपने सारी चीज़ें ये अच्छे से समझ रखी होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इनकी बैलेंस, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है गाइज, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे, है ना। अब देखो कॉपर 2 हो गया तो कॉपर क्या गया? 2 लगा दो। हम लोग इसके बैलेंसी की बात करें अगर, तो गाइज यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एल्यूमिनियम है 2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 कर दो। अभी 2 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मैं करता हूँ 2, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया गाइस? एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 लगाने से एल्यूमिनियम 4 हो गया, तो एल्यूमिनियम को मैं 4 ले लेता हूँ, है ना। और देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 3 कर देता हूँ मैं, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। तो गाइस अब हम और भी अगर कुछ बात करें आपसे कि और कुछ बहुत सारे ऐसे आप एलिमेंट ले सकते हो जिनका आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनके मेटल ऑक्साइड बना सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, ये तो बात समझ आ गई कि ये मेटल ऑक्साइड सारे बन रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। तो जो जनरली हम लोग बात करें, जो जनरली मेटल ऑक्साइड हुआ करते हैं, हम लोग ऐसे यहीं लिख लेते हैं कि जो जनरली मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के हुआ करते हैं। कैसे? बेसिक नेचर के, वो एसिड बेस वाला है, बेसिक नेचर के हुआ करते हैं। बट पॉइंट वाली बात ये है कि कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो देखो अब हमको ये कैसे पता चला होगा कि ये बेसिक है? अरे भाई ये एसिड से रिएक्शन कर लेता होगा, एसिड से रिएक्शन कर लेगा तभी तो बेस होगा ना ये। यस, इसीलिए अब हम इसकी बात करें अगर, तो ये जो ऐसे ऑक्साइड भी कुछ बनाते हैं मेटल्स, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है एंड बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। मीन्स हम लोग बोलेंगे दोज
मेटल ऑक्साइड which can be react with acid as well as base, है ना, मतलब दोनों के साथ में ये रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक। क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक। बात समझ आ रही है ना? तो मैंने क्या बताया कि वैसे तो जनरली बेसिक नेचर के मेटल ऑक्साइड हुआ करते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं एंड बेस के साथ भी रिएक्शन कर लिया करते हैं। तो एसिड के साथ भी रिएक्शन करना और बेस के साथ भी रिएक्शन करना, जिन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है उन मेटल ऑक्साइड को हम लोग नाम देते हैं एम्फोटेरिक नेचर के, वो मेटल ऑक्साइड बोले जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी गाइस। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो बेसिक नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी एसिड से रिएक्शन करा करके आपको दिखाते हैं हम कि क्या ये सच में बेसिक नेचर के होते हैं, क्या ये सच में एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। बिल्कुल, अभी चेक करते हैं। देखिए, वो हम लोग बोलते हैं इसको कि आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड का आप सबसे पहले किसी एसिड से रिएक्शन करा दिए। जैसे अभी मैंने गाइस एग्जांपल लिया है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेटल ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक है ना, साल्ट प्लस वाटर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपके पास में ये वाला CuO ले लो, कॉपर ऑक्साइड, मैंने HCl से रिएक्शन करा दी, ठीक है, या आप Na2O ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लो, इसकी यहाँ पर रिएक्शन करा दो, HCl से रिएक्शन करा दो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, जैसे ये है Na2 और ये HCl, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बना देता है? NaCl। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या बना देता है? H2O। यहाँ वाला कॉपर, यहाँ वाला Cl CuCl2 बना देता है, प्लस ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या बना देता है? H2O। बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सोडियम है गाइस? 2। यहाँ पर सोडियम कितना है हमारे पास में? 1, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ, सोडियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पर अब कितना हो गया? 2, तो हम क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? 2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ भी तो 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ का बैलेंस हो गया। अब देखिए NaCl क्या होता है गाइस? साल्ट ही तो होता है। तो मैंने अभी क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट भी बनाता है, साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने गाइस? 2, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, क्लोरीन 2 हो गया आपका। और देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, साल्ट बन गया आपके पास में, वाटर बन गया। तो गाइस मैंने अभी क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये बात प्रूफ हो रही है यहाँ से कि भाई बेस ही तो, बेसिक नेचर के कंपाउंड ही तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, भाई हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो मैं एम्फोटेरिक वाली बात कर रहा था, जैसे मैंने वही एग्जांपल ले लेता हूँ Al2O3। Al2O3 की आपने एक बार रिएक्शन करा दी HCl से, और एक बार आपने इसी Al2O3 की रिएक्शन करा दी NaOH से। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई हो क्या रहा है कि ये हमारे पास एसिड है, बोलो, और ये क्या है? ये है बेस। तो भाई हम दोनों के साथ रिएक्शन शो करने जा रहे हैं, तो दोनों के साथ रिएक्शन करना चाहिए, तभी तो बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर का। वही बात हो रही है। देखिए, तो ये एल्युमिनियम और ये क्लोराइड क्या बना देता है? AlCl3 बनाता है, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाता है। अभी बैलेंस भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, ठीक है। हम लोग बात करें अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये बनाता है हमारे पास में NaAlO3 प्लस H2O। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप लिख सकते हैं
एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। तो गाइस बैलेंस करने के लिए चक्कर में अगर आप पढ़ो तो पढ़ भी लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम का 2 कर दीजिए आप। क्लोरीन आपके पास में कितना 6 हो चुका है, तो आप यहाँ पर 6 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास में कितना हाइड्रोजन हो गया 6, तो आप यहाँ पर 3 कर दिए। 3 2 जा 6 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस हो गया। कोई टेंशन नहीं लेने का है, बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर लेंगे, आई होप, मुझे पता है। और हम लोग इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर आप 2 कर दो, एल्यूमिनियम 2 हो गया। सोडियम अब 2 हो गया, तो सोडियम के आगे भी 2 लगा दो, सोडियम भी देखो 2 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आपके पास में कितना है गाइस, देखिए हाइड्रोजन है आपके पास में 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है। हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखिए 2 ये है और 3 ये, 5 हो गया ना, ठीक है। एक्चुअली 2 ये है, 2 ये है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, है ना, 3 नहीं। Na आप देखिए 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 ये है, 3 ये 5, ओके ठीक। तो ये गाइज बात हमने कर ली कि हम इनको जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साल्ट का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है ये। तो गाइज ये तो बात हो गई कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड ये आपके हुआ करते हैं, मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल कैसे होते हैं, पॉइंट को याद करेंगे। अभी मेटल ऑक्साइड की फर्स्ट वाले जो हमने रिएक्शन कराई है ना इन एयर, उसके थ्रू जो मेटल ऑक्साइड बने, उन्हीं मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी में अभी हम चल रहे हैं। और ये जो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड बनते हैं गाइस, ये मोस्टली हम लोग बोलेंगे, मोस्टली मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water, but अरे ये बट ही तो गड़बड़ किए पड़ा है पूरे चैप्टर में। बट some metal oxide are soluble in water and form अल्कलीज। अल्कली मतलब बोलें तो बेस, है ना। कौन कौन से, तो वो ये वो मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं Na2O, मैं बात करूं K2O। किसी भी मेटल का आपने क्या कराया थी, एसिड के साथ रिएक्शन करा दी, मतलब हम लोग बोलेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो एक बात आपको नोट करना है कि आप कभी भी मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराओगे, मैंने क्या बोला, मेटल का रिएक्शन अगर आप एसिड से कराओगे तो क्या बनता है, तो बना क्या करता है वही हम देखने वाले हैं इसमें। और चेक कीजिए, मेटल का अगर आप कभी भी मेटल का आपने रिएक्शन कराया एसिड से, तो आपके पास साल्ट मिलता है और मिला करता है हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ रही है ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास में सोडियम है और इसने रिएक्शन कर ली एसिड से चलो मैं HCl ले लेता हूं, और HCl अगर आपने ले लिया तो ये क्या बना करके देगा आपको, देखेंगे NaCl प्लस में H2 गैस, है ना। यहाँ से H2 को बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा देंगे। क्लोरीन 2 हो गया है आपके पास, क्लोरीन यहाँ भी आपको अब 2 करना पड़ेगा, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो आपको मिल रहा है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसके साथ में। ये पॉइंट गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप स्पेशली डबल स्टार बना करके। और वो ये है जब हम लोग HNO3 एसिड हुआ करता है जिसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, फार्मूला भी याद करो साथ में, नाइट्रिक एसिड। तो जब हम लोग किसी मेटल का अगर
नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करता है। साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, मैंने बोला विद हाइड्रोजन, नोट करेंगे, विद HNO3 विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन because HNO3 means nitric acid is a strong oxidizing agent. अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो गाइस ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन अपना दे देना दूसरे को। तो ये जो नेचर होता है कंपाउंड का ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये जो हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन तो बनता है लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से उससे ऑक्सीजन ले लेता है तुरंत और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर के अंदर। सो हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इन H2O। बात क्लियर हो गई होगी, मुझे समझ आ रहा है कि हाँ आपको भी क्लियर हो रही होगी कि जो HNO3 के साथ हम वैसे किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बट अगर आपने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया है मेटल का तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं हुआ करती है। पॉइंट नोट करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं हुआ करती बिकॉज नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है और इसीलिए ये वो H2O को H2 जो बना है हाइड्रोजन उसको ऑक्सीजन दे देता है और H2O में उसको कन्वर्ट होने देता है। ठीक है, ये कुछ बात हो गई इसकी एसिड के साथ में अगर हम लोग मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे तो। एंड अनदर पॉइंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर हम लोग रिएक्शन मेटल की कर देंगे वाटर के साथ में, किसके, वाटर के साथ में, देखिएगा इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, हम बोल सकते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो गाइस मेटल जितने भी होते हैं मेरे पास में वो सबके सब सेम रिएक्टिविटी के नहीं होते हैं। कैसे, जैसे अगर आपने सोडियम का रिएक्शन H2O से करा दिया, वाटर है, इससे रिएक्शन करा दिया तो वहाँ से क्या होता है कि आपके पास में हीट रिमूव हुआ कर, मतलब ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और हीट का भी फॉर्मेशन किया करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दूसरा, कुछ, एक तो पॉइंट ये हो गया, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कैल्शियम, वो वाटर के साथ गाइस रिएक्शन तो कर लेते हैं लेकिन हीट जो है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, या मतलब नहीं ही करते हैं, ऐसे बहुत कम अमाउंट में। जैसे कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हीट तो बनाएगा लेकिन बहुत कम फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पर ज़्यादा हीट बन रही है और यहाँ पर कम हीट बन रही है, इसका मतलब ये वाला जो है लेस रिएक्टिव हो गया। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से नहीं, जो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल मेरे पास ऐसे होते हैं जैसे कि मैं बात करूं कि मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है गाइस वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, उसका अगर वाटर से रिएक्शन कराना है तो आपके लिए हॉट वाटर लेना पड़ेगा और वहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसकी रिएक्टिविटी जो है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो आपको और भी कम दिखी क्योंकि इसको रिएक्शन कराने के लिए हमें वाटर को हॉट करना पड़ गया, उसको बॉयल करना पड़ गया। एंड कुछ मेटल गाइस ऐसे भी होते हैं जो ना तो, जैसे एल्युमिनियम, आयरन है, ये ना तो भाई हॉट के साथ रिएक्शन करता है और ना ही कोल्ड के साथ में रिएक्शन करता है। तो फिर किस में रिएक्शन कर, ये करता है उसकी वेपर से, ये उसकी वेपर फेस से रिएक्शन करता है। जब वाटर वेपर फेस में होता है मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई होता है, उस केस में रिएक्शन करता है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी उनसे भी ज़्यादा लो हो गई। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हर मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
तो गाइज अभी तक हमने 3 पॉइंट केमिकल रिएक्टिविटी में देखे। क्या? सबसे पहले हमने एयर से रिएक्शन कराई, मेटल ऑक्साइड बनाए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनको वाटर से रिएक्शन कराया, फिर हमने उसकी एसिड से रिएक्शन कराई, और हमने ये बात एक निकाली होगी वहाँ से, और आपने भी देखी होगी, समझी होगी कि मेटल्स होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन सारे मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं है, और वो सेम टाइप के प्रोडक्ट या सेम टाइप की एनर्जी या सेम अमाउंट में एनर्जी बोलें तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसीलिए एक यहाँ से पॉइंट निकल करके आता है, और वो पॉइंट क्या है आप देखिए, बस लास्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और वो क्या है चेक कीजिए कि जब हम लोग इन मेटल्स के डिफरेंट रिएक्टिविटी को अभी देखा, तो हम लोग एक चीज़ निकल करके यहाँ से आया करती है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, ये यहीं से बात निकल के आ गई कि भाई अगर आपने मेटल को, बहुत ध्यान से सुनिए, मेटल्स को आपने उनकी डिक्रीजिंग पावर, कौन सी? रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग पावर में अगर अरेंज किया, बहुत ध्यान से सुनो, व्हेन वी अरेंज्ड मेटल इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ रिएक्टिविटी, मेटल्स को जब हम उनके डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करते हैं तो हमको एक सीरीज मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। फॉर एग्जांपल वो सीरीज क्या है, देखिए वो सीरीज आपके पास में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से स्टार्ट हो सकती है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ठीक है, एंड मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। हम लोग और बात करें हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि भाई इतने ही, इसमें बहुत बहुत बड़ी सीरीज है ये, मैं जस्ट कुछ एक आपको हिंट दे रहा हूँ और आपके लिए इसी से काम भी चल जाएगा। फिर हमारे पास में क्या आ जाता है, फिर हमारे पास में कॉपर, फिर हमारे पास में सिल्वर, फिर हमारे पास में गोल्ड, Au, है ना। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्या है, ये डिक्रीजिंग पावर है किसकी? रिएक्टिविटी की, डिक्रीजिंग पावर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो होता क्या है इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्वेश्चन क्या बनता है? हाँ जी, भी ऐसा टॉपिक है कि आपको क्वेश्चन जरूर बना के देगा बोर्ड एग्जाम में। और वो क्या क्वेश्चन होता है, आप एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है, हाई रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को, लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया करता है? रिप्लेस कर सकता है। लो रिएक्टिव मेटल कुड बी रिप्लेस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। बस इसका काम यही है। और वो क्या करता है, आपको क्लिक कर रहा होगा माइंड में कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है गाइस, वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से या उसकी मोल्टन स्टेट में से रिप्लेस कर दिया करता है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में ये कॉपर है, ठीक है, और ये कॉपर जैसे आपने क्या, यहाँ पर आप जिंक को भी फिल कर सकते हो, यहाँ पर जिंक भी आया करता है। तो जैसे आपने मान लीजिए कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन लिया, मान लेता हूँ इसमें CuSO4 मैंने फिल कर रखा है, देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मैंने ये ले लिया, और आपने इसमें जिंक का कोई बायर डाल दिया। ये किसका बायर मैंने चलो ले लिया? जिंक का। तो अब देखिए गाइस, मैंने बोला डिक्रीजिंग पावर रिएक्टिविटी सीरीज है, तो गाइस क्या हो रहा है इसमें, जिंक का पोजीशन ऊपर है, जिंक का पोजीशन ऊपर है देन कॉपर, इसका मतलब ये वाला मोर रिएक्टिव हो गया।
अगर ये वाला मोर रिएक्टिव है तो मैंने बोला जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, इसके सोल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब जैसे ये इसमें आएगा और ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ये Zn इसको रिप्लेस कर देगा कॉपर को और ये बना देगा ZnSO4 और कॉपर यहाँ से Cu+2 फॉर्म में अलग हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यही तो चीज़ है कि भाई सोल्यूशन के कलर चेंज हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना करते हैं। तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बस यही माइंड में रखना है कि जो मेटल्स को जब हम लोग उनके डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करते हैं रिएक्टिविटी की, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल हुआ करता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उनके सोल्यूशन में से या उनकी मोल्टन स्टेट में से उनको रिप्लेस करने की पावर रखता है। एंड ये जो सीरीज गाइस मिला करती है, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है गाइस, ये तो रही रिएक्टिविटी सीरीज मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन। अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर जल्दी से, और इसको कम से कम अपने 2-3 फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।